अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या होता है कि कभी-कभी कुछ पैथोजेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से भाग के, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से भाग के फिर भी अगर बच जाएँ तो फिर उनको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं छोड़ता। अब जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो हमारा एक इम्यून सिस्टम बनाता है जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड और एडप्टिव इम्यून सिस्टम। 2 इम्यून सिस्टम के टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्वायर्ड और एडप्टिव इम्यून सिस्टम, दूसरा इन्नेट इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यून सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एडप्टिव इम्यून सिस्टम। अब एडाप्टिव इम्यून सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कुछ। वो ये होता है कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये स्पेसिफिक होता है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में ये अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। दूसरी बात इसकी, इसमें मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, मतलब अगर वो ऑर्गेनिज्म दोबारा इन्फेक्शन करेगा तो फिर ये उसको भी आसानी से किल करेगा, इसके पास मेमोरी होती है इस सिस्टम के पास। तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसको पता चलता है इस सिस्टम को कि सेल्फ अपनी चीज़ कौन-सी है, फॉरेन चीज़ कौन-सी है, पैथोजन कौन-सी है। नॉन सेल्फ और सेल्फ वाली रिकॉग्निशन भी इस सिस्टम में एबिलिटी होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये इम्यून सिस्टम या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन करवा रहा होता है, तो वो लिम्फोसाइट्स करवा रहे होते हैं, जिस पे मैं आगे डिस्कस करता हूँ सारा। अब इससे पहले कुछ अल्फाज होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। एक अल्फाज होता है एंटीजन। एंटीजन किसी भी ऐसी चीज़ को बोला जाता है जो कि जब हमारे बॉडी में एंटर हो तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पांस को एक्टिव कर दे, स्टिमुलेट कर दे, इलिसिट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन। और उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारे इम्यून सिस्टम जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बनाता है, हम उन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को बोलते हैं एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में 2 किस्म की इम्यूनिटी आ जाती है। एक आ जाती है सेल मीडिएटेड, जो कि नाम से पता चलता है कि ये किसी सेल के ज़रिए मीडिएट होती होगी। इसमें जो सेल्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स के टाइप हैं टी लिम्फोसाइट्स। इनका काम होता है, ये इम्यूनिटी जो होती है वो मेनली इंट्रासेल्युलर पैथोजन, मतलब जैसे कि वायरस इन्फेक्ट करता है जिन सेल के, तो वो उन सेल के अंदर रहता है। तो वायरली इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। जबकि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडीज़ के ज़रिए होती है और ये उन पैथोजेंस के खिलाफ मेनली लड़ती है जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स में इंटर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का वो टाइप हैं जो कि 20 to 40% ऑफ डब्ल्यूबीसी बनाते हैं। और लिम्फोसाइट्स के ओवरऑल अगर टाइप्स देखा जाए तो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप होते हैं। एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स। इनके सेल्स तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इस लेक्चर में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बनते तो बोन मैरो में हैं, लेकिन ये मैच्योर थाइमस ग्लैंड में होते हैं, इस वजह से इनका नाम है टी लिम्फोसाइट। अब मैच्योर क्या होते हैं, मतलब क्या होता है इनमें? असल में इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर लगते हैं जिसको हम बोलते हैं इनकी ये मैच्योरेशन है। जैसे अब अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स 4 टाइप्स के होते हैं। एक साइटोटॉक्सिक, जो कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया है। और इनके ऊपर जो रिसेप्टर लगता है वो होता है CD8 रिसेप्टर। ये कहाँ पे लगता है? थाइमस में लगता है, जब ये मैच्योर हो रहे होते हैं। दूसरा टाइप जो होता है टी सेल्स का वो होता है हेल्पर टी सेल। अब जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ज़रिए होते हैं। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में 3 किस्म के होते हैं। एक मैक्रोफेज, दूसरे बी सेल और तीसरे डेंड्राइटिक सेल। अब ये तीनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। अब जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाता है तो फिर वो
आगे जाके बी और टी सेल्स को एक्टिव करता है। ये मैं आपको अगर पिक्चर में समझाऊं, ये आपके बुक में पिक्चर दी हुई है, तो देखो ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज। ये जब हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा तो हेल्पर टी सेल इन टर्न बी सेल्स को भी एक्टिव करता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी एक्टिव करता है। और फिर बी सेल्स या तो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या तो फिर वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपना इफेक्ट दिखाते हैं साइटोटॉक्सिसिटी का। अब अगर हम बात करें कि इनके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, CD4। और साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर CD8 रिसेप्टर होते हैं। और दो टाइप्स जो टी सेल्स के होते हैं उनमें एक आ जाता है सप्रेसर टी सेल या रेगुलेटरी टी सेल, जिनका काम होता है कि जब बी और टी लिम्फोसाइट्स, मेनली साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, उनका काम पूरा हो जाए तो उनकी एक्टिविटी को सप्रेस करना। क्योंकि अगर उनकी एक्टिविटी को सप्रेस या रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो वो अपने ही नॉर्मल सेल्स को अटैक करना शुरू कर देंगे। और चौथा जो टाइप होता है टी लिम्फोसाइट्स का, वो होता है मेमोरी टी सेल्स। इनका काम होता है कि जब दूसरी बार सेम ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो तो फिर उस कंडीशन में वो अपना रिस्पांस दिखाते हैं, मतलब इनका री इन्फेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर हम बात करें बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स की, तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बनते भी बोन मेरो में हैं और मैच्योर भी बोन मेरो में होते हैं। इनको बी लिम्फोसाइट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक चिकन के किसी पार्ट में पहली मर्तबा देखे गए थे, उसके बाद इनको बी सेल्स का नाम दिया गया है। अब इनका इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करना। अब एंटीबॉडीज़ या जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं बी सेल में से? क्या होता है, जब प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि जब हेल्पर टी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ज़रिए एक्टिव हो जाते हैं तो वो फिर एक्टिव करते हैं दोबारा बी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो जब बी सेल एक्टिव हो जाता है तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्लाज्मा सेल में, दूसरा मेमोरी सेल में। इस प्लाज्मा सेल में से एंटीबॉडीज़ बनती हैं और मेमोरी सेल्स फिर री इन्फेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो एंटीबॉडीज़ कौन से सेल्स बनाते हैं, अगर प्लाज्मा सेल्स हो तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन वो होगा कंपैरिजन टू बी सेल्स के। ठीक है। अब अगर हम बात करें एक सिस्टम की जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम, इसमें दो किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। आपके बुक में ना डिसऑर्गेनाइज्ड वे में लिखी हुई हैं चीज़ें, तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से लिखा है। अब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम में दो किस्म के प्रोटीन्स, दो किस्म के रिसेप्टर्स या दो किस्म के कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। एक होता है MHC या मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी क्लास 1, दूसरा क्लास 2। अब जो मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी क्लास 1 होता है वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स पे मौजूद होता है और उसके अलावा प्लेटिलेट्स पे मौजूद होता है। प्लेटिलेट्स की मेम्ब्रेन और न्यूक्लिएटेड सेल्स की मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर मौजूद होता है MHC क्लास 1। ये बना होता है 3 अल्फ़ा चेन्स का और एक बीटा चेन का। और अगर हम बात करें तो ये इंटरेक्शन किससे करता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो ये इंटरेक्शन जो करता है वो नेचुरल किलर सेल्स से इंटरेक्शन करता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल से, मतलब ये दोनों सेल्स इसके साथ मिलके काम करते हैं। अब अगर हम बात करें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2 की, तो वो मौजूद ही सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स पे। ये जो बना होता है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स का बना होता है। और ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2 है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है? ये हेल्पर टी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ये हेल्पर टी सेल है, ये है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2 का मॉलिक्यूल, और ये इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है? हेल्पर टी सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इम्यूनिटी के बेसिक टाइप्स की, तो दो बेसिक टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कब कहा जाता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो किसी
पैथोजन के एक्सपोजर के बाद या वैक्सीन के बाद अगर हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पांस दिखाए तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। जब कोई पैथोजन इंटर हो और उसके बाद हमारा इम्यून रिस्पांस दिखाए तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चिकन पॉक्स जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है, फिर वो दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता हमारे बॉडी में। ये मिसाल है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी का। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का तो वो हमें वैक्सीन्स के ज़रिए मिल रही होती है। जैसे अगर हम MMR की वैक्सीन लगा दें तो फिर हम मतलब ऐसे समझो इम्यून हो जाते हैं मीज़ल्स से, मम्स से और रूबेला से। अब अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनाइजेशन या पैसिव इम्यूनिटी की तो वो कैसे मिलती है? वो प्रीफार्म्ड जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ हैं उनके ज़रिए या बने हुए सेल्स इम्यून सेल्स उनके ज़रिए मिलती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। जब हम बनी हुई एंटीबॉडीज़ या बने हुए सेल्स एक ऑर्गेनिज़्म से दूसरे ऑर्गेनिज़्म में ट्रांसफ़र करें तो इसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है नेचुरल। जैसे मदर से बच्चे में कुछ एंटीबॉडीज़ आ रही होती हैं जो कि बच्चे को काफ़ी इन्फेक्शन से बचाती हैं, प्लेसेंटा के ज़रिए ये जा रही होती हैं एंटीबॉडीज़। तो ये एग्जांपल है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी का। और आर्टिफिशियल का अगर बात करें तो अगर मोस्ट ऑफ द एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो स्नेक बाइट के केस में हम एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, एक सीरम लगा रहे होते हैं, एंटी सीरम। उसमें क्या होता है, उसमें प्रीफार्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट में लड़ रही होती हैं। तो ये एक एग्जांपल है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन या पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।